ये कहानी एक पिता की है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए इंसान से हैवान बन जाते हैं। इस दुनिया में ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल चुका है। एक टाइम आता है जब सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ इसकी बेटी के ऊपर अटैक करते हैं। तब ये कुछ ऐसा बनता है जिसे देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ की फट जाती है। इतना ताकत, इतनी गुस्सा और इतना डेडिकेशन होने के बाद भी ये अपनी बेटी को नहीं बचा पाता और इस गम में ये अपने आप को भी गोली मार लेता है। लेकिन तभी इसको अपनी बेटी को बचाने के लिए मिलती है 100 जिंदगी। लेकिन 99 टाइम ये अपनी बेटी को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए देखता है। हर टाइम जब ये मरता है तो टाइम एक ही जगह से रीसेट हो जाता है। इनके पास अब ये एक आखिरी मौका बचा है। क्या अब ये अपनी बेटी को बचा पाएंगे? तुम्हें ये कहानी काफी सिंपल लग रही होगी, लेकिन यकीन करो मेरा, ऐसी अमेजिंग कहानी तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। कहानी के स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से सॉरी बोल रहा होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मारा है और एक बार नहीं बल्कि 99 टाइम्स मैंने तुम्हें मारा है। अब मेरे पास सिर्फ एक चांस बचा है। इनकी बेटी का नाम डामी है। वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखना, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब हमें न्यूज दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ वायरस बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुका है। हर इंसान दूसरे इंसान को मार कर खा रहा है। ये अभी स्टार्टिंग का सीन है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है। तभी उसकी बेटी आती है और कहती है कि वो क्या देख रहे हैं, हमें कैसे भी करके सरवाइव करना पड़ेगा। तभी दूसरे पैनल में हम देखते हैं जहाँ पर उसके पिता अपनी बेटी से कह रहे होते हैं, प्लीज उठ जाओ, मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। इस नर्क जैसी दुनिया में एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए ये दोनों मारे गए। लेकिन ऊपर बैठा हुआ वो शैतान, जिसे ये सब मंजूर नहीं। मरने के बाद उस आदमी के सामने एक देवी प्रकट होती है। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, जाओ अपनी बेटी को बचा लो। तभी उसकी आंखें फिर से उसी जगह पे खुलती है जहाँ स्टोरी की स्टार्टिंग में पहले था। वो उठता है और देखता है कि वो एकदम ठीक है। लेकिन तभी वो अपने सिर के ऊपर एक नंबर नोटिस करता है। वो सोचता है कि इस 99 का क्या मतलब है। अब ये अपनी बेटी को अपने रूम का डोर खोलने के लिए कहते हैं। उसकी बेटी कहती है कि आपको इतनी रात को कौन सा काम आ पड़ा है। उसके पिता कहते हैं, क्या तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? डामी कहती है कि क्या हुआ डैड, आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या? उसके पिता कहते हैं कि चुपचाप से मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, बिना कोई सवाल पूछे बस मुझे फॉलो करो। अगर हम लोगों ने जल्दी नहीं किया तो वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर के पीछे एक ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो उसे वहीं पर मार देता है। अब ये फिर से उसी जगह पर जागते हैं, लेकिन इस टाइम जो उनके सिर पर नंबर था वो 99 से 98 हो चुका है और अब उनको समझ में आता है कि इस नंबर का मतलब है जिंदगी। उन्हें भगवान ने 100 लाइफ दी हुई हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। अब हम दूसरे पैनल में फिर से अपने मेन कैरेक्टर और उनकी बेटी को देखते हैं और इस बार वो तैयार है उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। वो हर एक चीज करते हैं जो उनसे हो सकता है, लेकिन अपनी बेटी को फिर से नहीं बचा पाते। अब हम नेक्स्ट पैनल में उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार उनके सिर पर 13 नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी हम डामी को देखते हैं जो आधी ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है और वो अपने पिता से कह रही होती है कि प्लीज डैड बचा लो मुझे। वो अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मुझे इतने चांस मिले लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। तभी वो एक बंदूक निकालते हैं और सीधा अपने आप को शूट करते हैं और इस बार जब टाइम रीसेट होता है और जब उनकी आंखें खुलती हैं तब वो रो रहे होते हैं। तभी डामी उनके कमरे में आती है और वहाँ पर वो अपने पिता के हाथ में एक चाकू देखती है और उसके पिता उसी की तरफ आ रहे होते हैं और पास आकर उसे गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, भले मैं 100 बार फेल हो जाऊं, चाहे 1000 बार फेल हो जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहे जितनी भी जिंदगियां मिले, हर जिंदगी में मैं तुमको बचाऊंगा। डमी कहती है कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अब हमें डाइजॉन नाम का एक जगह दिखाया जाता है जहाँ उसके पिता अपनी बेटी को गोद में लिए हुए थे और उनके सिर के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा था और वो कहते हैं कि 99 टाइम्स लग गए एक परफेक्ट शेल्टर खोजने में। ये जगह मिलिट्री से प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्टाफ सब कुछ है। इस शेल्टर के अंदर जिंदगी नॉर्मल तरीके से चल रही है, इसे पूरी तरीके से घर कहा जा सकता है। लेकिन इनकी जो बेटी है वो मर चुकी है। ये अपनी बेटी की लाश को गोद में लेकर घूम रहे थे। अब हमें फिर से एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बूढ़ा हो चुका है और उसके सिर के ऊपर 1 लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी 40 साल की जिंदगी यहाँ पर बिता दी है, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा मेरी बेटी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है। ये जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है, बस हमें कैसे भी जिंदा यहाँ तक पहुँचना है। ये जगह हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी। हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदूक निकालता है और उसे हंसते हुए अपनी माथे पे लगा लेता है। नेक्स्ट पैनल में हम अपने मेन कैरेक्टर को उसी टाइम पर जागते हुए देखते हैं। वो कह रहा था कि उसने 40 साल वहाँ पर बिताया है, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उन सारी चीजों को उसने कई बार सोचा है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। इस टाइम वो कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को उस सेफ जगह पर ले जाने के लिए अपना दरवाजा खोलता है तो उसे दिखाई देता है अपने घर के आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज़, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि इससे पहले ज़ॉम्बीज़ सीधा
उसके गेट के बाहर कभी नहीं मिले उसे, और इस चीज के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। और यहाँ पर ये फ्रीज हो जाता है क्योंकि इस टाइम कुछ गड़बड़ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सीधा ज़ॉम्बीज उसके गेट के पास मिलेंगे। तभी उसकी बेटी उसको पीछे से बुलाती है डैड। वो तुरंत अपनी बेटी को धक्का देता है रूम के अंदर और बाहर से गेट बंद कर देता है। वो अंदर से खूब चिल्ला रही होती है कि डैड आप क्या कर रहे हो, डोर ओपन कीजिए, हमें यहाँ से निकलना है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि गेट पकड़ा हुआ था और उसके ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे थे। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो 99 टाइम मर चुका है, अब उसे दर्द नहीं होता, तो वो चिंता ना करे। अब हम फिर से अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सोच रहा था उस टाइम के बारे में जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। तो क्या इस तरीके से ये कहानी खत्म होगी? क्या अब मैं हमेशा के लिए मरने जा रहा हूँ? तभी वो अपनी बेटी को याद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं मरूंगा मैं। और अब हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर की असली हैवानियत। इसने अपने शरीर के ऊपर 10 से ज्यादा ज़ॉम्बीज उठा रखे हैं। ये कहते हैं एक बार हो चाहे 1000 बार हो, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मैं मर नहीं सकता। अब हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक फाइट अपने मेन कैरेक्टर और ज़ॉम्बीज के बीच। और भाई साहब क्या फाइट है, देखकर मजा ही आ गया। अपना मेन कैरेक्टर उन ज़ॉम्बीज को कुत्ता बनाकर मारता है। इतना ही नहीं, ये ज़ॉम्बीज को अपने मुंह से खा रहा था। अपने मेन कैरेक्टर की हैवानियत देखकर इन ज़ॉम्बीज की फटी पड़ी थी। सब उससे डरकर भाग रहे थे, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो उससे सीधा अटैक कर सके। वो एक डेडली लुक देता है ज़ॉम्बीज की तरफ और वहां से सारे ज़ॉम्बीज गायब। डामी जिस कमरे में थी तभी उसका गेट खुलता है। तभी वहां पर उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक और चांस मिला है। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं भले अब इंसान नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक डीमार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर मिलिट्री अपना बेस बनाई हुई थी। वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर और डामी को देखते हैं। मिलिट्री वाले जब उन्हें देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम हो कौन और हर जगह ज़ॉम्बीज हैं तो तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? अपना मुंह खोलो नहीं तो तुम्हारे माथे में छेद बना देंगे। तभी दूसरा मिलिट्री वाला कहता है कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है, मेरे से झूठ मत बोलना, क्या तुम सेलिब्रिटी हो? और यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर का फेस देखते हैं जो कि पहले से चेंज हो चुका है। और कोई मुझे बताएगा ये आखिर इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? मतलब ज़ॉम्बीज इतने हैंडसम नहीं होते। अगर ऐसा ज़ॉम्बीज हो तो लड़कियां सीधा बोलेंगे कि प्लीज बाइट मी। मिलिट्री वाले भी कहते हैं कि भाई तुम सन ग्लासेस यूज कर रहे हो और साथ में इतने हैंडसम दिख रहे हो, कहीं कोई सेलिब्रिटी वगैरह तो नहीं हो? तभी एक लड़की आती है जो अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है कि चल निकल यहाँ से। वैसे इसका नाम ब्लैक विंडो है और ये पूरे आर्मी की कैप्टन है। वैसे इस ब्लैक विंडो को हम वांडा बोलेंगे। कोई रीजन बता दो कमेंट में तो जाने। वांडा कहती है कि कहीं और जाओ, कोई दूसरा रूम खोजो, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम सुन भी सकते हो मुझे? अगर हाँ तो निकल जाओ यहाँ से। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरी बेटी कई दिनों से भूखी है, साथ में इसको अस्थमा भी है। अगर आप मुझे भगाना चाहते हो तो भगा दीजिए, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। तभी दूसरा मिलिट्री वाला कहता है तुम इस तरीके से रोने धोने का नाटक करोगे तो क्या हमारी कैप्टन पिघल जाएंगी? और तब वो अपनी कैप्टन की तरफ देखता है जो कि रो रही होती है और कहती है कि इन्हें अंदर आने दो, अपने दिमाग में कोई गलत ख्याल मत आने देना। मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए लोग बहुत कम हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले जैसी हो और मांगा के अंदर इस लड़की को कोबरा की तरह बताया गया है। तभी डामी अपने डैड के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब क्या था, आप मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर जाने वाले थे। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको यार, मुझे समझाने दो थोड़ा सा। तभी एक मिलिट्री वाला आता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि डमी का दिमाग बहुत तेज चलता है और उस टाइम ये काफी डेंजरस हो जाती है, इसीलिए अभी इसको आराम की जरूरत है। कुछ समय पहले ही मुझे ये सब समझ में आया जब 2 ज़ॉम्बीज ने इसके ऊपर अटैक किया था। डीमार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें खाने पीने की होती है, इसीलिए ये जिंदा रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है और यही एक ऐसी जगह है जो एक्चुअल में सोल्जर के द्वारा प्रोटेक्ट की गई है। तभी अपना मेन कैरेक्टर पूछता है कि जो बगल वाली बिल्डिंग है इसको किसने गिरा दिया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। तभी आर्मी वाला कहता है कि क्या तुम फ्यूचर से हो, तुम्हें कैसे पता कि ये बिल्डिंग पहले नहीं गिरी थी? 3 दिन पहले कुछ ज़ॉम्बीज ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तब हमारी कैप्टन ने सभी ज़ॉम्बीज को उस बिल्डिंग के अंदर ले गई और फिर उस बिल्डिंग को धमाके से उड़ा दिया, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसी के अंदर दब के मर गए। इस टूटे हुए बिल्डिंग के अंदर कुछ जिंदा इंसान भी हो सकते हैं, तुम इतनी सीरियस लुक क्यों दे रहे हो? ज़ॉम्बीज उस टूटे हुए बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ सकते हैं, मुझे लगता है कि तुम भी वहीं से रेंगते हुए बाहर निकल कर आए हो। तभी अपना मेन कैरेक्टर उस आर्मी वाले की इधर देखता है और उसे दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज जिसकी 4 आंखें थी। वो जैसे ही अटैक करने जाता है अपनी वांडा आकर उसे बचा लेती है और सभी से कहती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर आया कहां से। तभी अपनी वांडा कहती है कि सब बातें बंद करो, फायर करो। लेकिन उस ज़ॉम्बीज के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो एक ही पंच में कई सारे मिलिट्री वालों को मार देता है। तभी वांडा कहती है कि सब एक साथ रहो, ये पहले की तरह नहीं है, ये ज़ॉम्बीज पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, सभी लोग डीमार्ट से निकलकर भागो। अपना मेन कैरेक्टर वांडा से कुछ कहने की कोशिश करता है, तब वो कहती है कि चुपचाप से भागो ना सर। तभी अचानक अपना मेन कैरेक्टर रुक जाता है और उस ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आगे जाता है। वांडा सोच रही होती है कि ये आखिर आया कहां से और इसके ऊपर हमारी गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। अगर हमें इसे मारना है तो हमें इसके कमजोरी के ऊपर हमला करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो कुछ लोगों को देखती है जो कि मार्ट के अंदर
थे फर्स्ट फ्लोर पर। तभी उनकी नजर डामी के ऊपर जाती है। वांडा कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों घूम रही हो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बस अब ये मत कहना कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग गए। तभी वो उंगली से इशारा करती है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस बड़े से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था, एक ही पंच में उसे सुला देता है। वहाँ पे सब लोग ये देखकर हैरान थे। डामी कहती है कि मेरे पापा मुझे कभी भी यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस कर रखा है। वांडा अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम असल में हो कौन? तब वो जवाब देता है अ हैंडसम टॉल गाय जिसका नाम है रोहन। डमी कहती है कि प्लीज इन लोगों को मत दिखाइए कि आप असल में हो कौन। तभी रोहन अपना चश्मा उतारता है और कहता है कि तुम लोगों की हेल्प करके अच्छा लगा, देखो इस ज़ॉम्बीज़ को मैंने अकेले मार दिया। वांडा कहती है कि देख रही हूँ मैं। तभी उसके गले के पास अपनी चाकू लगा देती है। डामी कहती है कि तुम कर रही हो? वांडा कहती है कि तुमने एक मॉन्स्टर को एक मुक्के में मारकर सुला दिया, वो भी एक ऐसे मॉन्स्टर को जिसके ऊपर गोलियां असर कर ही नहीं रही थी, और तुम्हारी ये लाल आंखें ये बिल्कुल उन ज़ॉम्बीज़ की तरह हैं। मुझे बताओ क्या तुम इंसान भी हो? अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम लोगों ने गोली मारा था उस बड़े से ज़ॉम्बी को, पर बुलेट असर किया था, मैंने बस जाकर फाइनली एक पंच मार दिया और वो नीचे गिर गया। ये मिक्स टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं। ये तब बनते हैं जब दो ज़ॉम्बीज़ आपस में फ्यूज होते हैं। ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनकी डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन इन सभी के कुछ न कुछ वीकनेस होते हैं। इस केस में इसके मुंह का जबड़ा इसका कमजोरी था। तभी अपनी वांडा कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे आंखों का क्या सीन है? तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, ये तो मेरी पैदाइशी बीमारी है और इसीलिए मैं अपनी आंखों को कवर करके चलता हूँ। और हाँ, मुझे इस तरीके से मत देखो, बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या मैं तुम्हें अभी भी ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहा हूँ? हमारी वांडा कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है तुम में, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बीज़ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मैं अलाउ करती हूँ, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही रहेगी मिस्टर एक्सपर्ट। तभी कुछ सोल्जर आते हैं और वांडा से पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं? इमरजेंसी के समय जितने भी लोग थे वहाँ पर, उन सभी को अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में भेज दिया गया है। वांडा कहती है कि अगर वो मॉन्स्टर नहीं रुकता तो मार्ट के अंदर जितने भी लोग थे वो सब मारे जाते हैं। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा, इसीलिए सारे सोल्जर अभी से प्रिपेयर रहेंगे। वो सोल्जर यस बोलता है और वांडा वहाँ से चली जाती है। अब हमें मार्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बस ठीक ठाक लग रहे थे, और यहीं पर अपना मेन कैरेक्टर और उसकी बेटी भी होती है, और वो कहती है कि अच्छा हुआ आप पकड़े नहीं गए, और आप इतनी अच्छी तरीके से झूठ कैसे बोल लेते हो? मैं तो बहुत घबरा गई थी, मुझे तो लगा कि अब आपको झापड़ पड़ने वाली है। उसके फादर कहते हैं कि वांडा एक ऐसी शख्स है जो किसी के झूठ या धोखे में नहीं आएगी, और वो अपना हथियार चलाने से पहले 4 बार सोचती है। उसकी बेटी कहती है कि क्या आप उसे जानते हैं? उसके फादर कहते हैं कि जानता तो हूँ मैं। इस आदमी के पिछली लाइफ में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। रुको पापा, क्या आपको पता है ब्लफ का मतलब क्या होता है, और आपने ये शब्द कहाँ से सीखा? तब उसके फादर कहते हैं कि ऑफ कोर्स अपनी बेटी से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ आपको कभी नहीं सिखाया था। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं बेटा, तुमने ही सिखाया है, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उससे कहती है कि आप किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगे कि आप इंसान नहीं ज़ॉम्बीज़ हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चला तो वो आपको परेशान करेंगे। वादा कीजिए मुझसे कि आप इसे एक राज ही रखोगे। उसके फादर कहते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को। प्रेजेंट टाइम में जब अपना मेन कैरेक्टर इसके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि हाँ, डामी उस समय सही बोल रही थी, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि वो कौन है तो लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगेंगे। तभी वो कहते हैं कि डमी मैं वापस आ गया तुम्हारे लिए खाना लेकर, लेकिन अब तक वो सो चुकी थी। अब अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि ऐसा क्या रीजन है कि ज़ॉम्बीज़ इतने ताकतवर हो चुके हैं, और मुझे भी ये ताकत क्यों मिली? कुछ समय पहले मेरे दरवाजे पर 100 ज़ॉम्बीज़ थे और ये अनप्रिडिक्टेड था, क्योंकि मेरे पास्ट 99 लाइफ्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अगर ऐसे ही सारे ज़ॉम्बीज़ और ताकतवर होते रहे तो सभी इंसान ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। अपने मेन कैरेक्टर को लगता है कि वो फील कर सकता है सभी ज़ॉम्बीज़ उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उसी के लिए हर जगह आ रहे हैं, वो उसे और उसकी डॉटर को मारना चाहते हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि हमारी मौजूदगी उन्हें परेशान करती है या नहीं, और क्या वो हमसे डरते हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, जैसे वो लोग एक मॉन्स्टर है वैसे मैं भी एक मॉन्स्टर ही हूँ। तो यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हैं। अच्छी बात है, सारे मेरे सामने ही हैं, मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब इन्हें खत्म करना शुरू करता हूँ, इससे पहले कि मेरी बेटी जाग जाए। मेन कैरेक्टर सीढ़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ता है और फिर कहता है आई हैव टू कुक। फिर हमें एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई दिखाई जाती है मेन कैरेक्टर और ज़ॉम्बीज़ के बीच। ऐसा एक भी ज़ॉम्बीज़ नहीं था जो उसे मार सके, मारना तो छोड़ दो, ऐसा कोई था ही नहीं जो उसे टच कर पाए। लास्ट में अपना बंदा पीछे से बहुत ही कूल तरीके से कुल्हाड़ी निकालता है और फिर हमें सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पैनल में हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि सोकर उठ रही होती है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो तुम उठ गई, ये लो कुछ खा लो। लेकिन अंकल पहले उसको ब्रश तो कर लेने देते। अब हमें एक ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी वांडा कह रही होती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो मुझसे। तभी वो सोल्जर कहता
कहता है कि नहीं ये एकदम सच है। आज भोर में जो 5 बजे के आसपास हम लोगों ने आवाज सुनी थी वो क्या आपने भी सुना था? मॉर्निंग स्काउट के अकॉर्डिंग जितने भी ज़ॉम्बीज थे हमारे एरिया में वो सभी मारे जा चुके हैं। लेकिन वांडा कहती है कि ये पॉसिबल कैसे है? क्या उन लोगों ने आपस में ही लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया? लेकिन सोल्जर कहता है कि नहीं, इस चीज के ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं, ये मैं खुद अपनी नंगी आंखों से देख कर आया हूँ। सारे ज़ॉम्बीज अचानक से गायब हो गए, वो भी सिर्फ 4 घंटे में। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? लेकिन एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ हम सभी के लिए। यहाँ से अब हम अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हमें इस मार्ट से बाहर निकलना होगा। मार्ट के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को भी पता चल जाता है कि बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सभी अब जा चुके हैं या तो कहीं गायब हो गए। सब लोग कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब वो डरावनी साउंड सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब बहुत खुश होते हैं और सब सेलिब्रेट करते हैं। डामी भी अपने फादर से यही कहती है कि मुझे लगता है कि सारे ज़ॉम्बीज गायब हो चुके हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि डामी मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए ये हेलमेट तुम बाहर नहीं निकालोगी। उसको सुनकर ये काफी अजीब लगता है कि उसके फादर उसको ये घटिया सा हेलमेट पहनने के लिए बोल रहे हैं। तभी वांडा आती है और कहती है कि सभी लोग ध्यान से सुने, जितने भी ज़ॉम्बीज बाहर थे वो सभी जा चुके हैं, इसीलिए हम सभी लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। 3 दिन पहले ठीक उस समय जब हमारा रेडियो संपर्क टूट गया, लेकिन एक यूनिट हमारे पास में ही था और उनके पास हैवी वेपन्स है जो ज़ॉम्बीज को मारने में काफी काम आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी उन लोगों के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो हम सभी का ध्यान रख सकते हैं। तभी लोग कहते हैं कि क्या भरोसा कि वो लोग अभी जिंदा भी हैं। उन लोगों के लिए आप ये जगह छोड़कर जा रही हो। तभी वांडा कहती है कि आप लोगों को उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। तभी वहाँ पे जो लोग थे वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि उन लोगों ने आपसे 3 दिन पहले कांटेक्ट किया था और उसके बाद से उनका कोई भी अता पता नहीं है। ये बहुत ही बेवकूफों वाला डिसीजन है। अगर हमें ज़ॉम्बीज दोबारा दिखते हैं तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें हम रोक सके, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा, ये वांडा कहती है। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि देखो हम तो कहीं नहीं जाने वाले, ज़ॉम्बीज दोबारा नहीं आएंगे। वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर कोई आदमी नेता होता तो वो ऐसा कुछ कभी नहीं करता। तभी वांडा कहती है कि क्या तुमको मैं गलत लग रही हूँ? तभी अपना मेन कैरेक्टर दूर से बोलता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज वापस आ चुके हैं। तभी वांडा कहती है कि तुम हो कौन और तुम हमेशा ऐसे क्यों प्रोटेक्ट करते हो कि तुम्हें सब पता है? मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर रुकते हो तो तुम सभी अपने आप को थाली में परोसोगे ज़ॉम्बीज के सामने। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि क्या तुम गारंटी लेते हो कि इस जगह से अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या जिंदा बचेंगे? तभी वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं किसी भी चीज का गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है, मुझे कुछ पूछने दो तुम सभी से। तुम सभी लोग सोल्जर को फॉलो नहीं करना चाहते, क्या तुम बिना सोल्जर के 2 मिनट भी सर्वाइव कर सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भाई तुम रहो, यहाँ पर कौन रोक रखा है? तभी मार्ट का एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि कैप्टन सही बोल रही है और वैसे भी हम बिना सोल्जर के सर्वाइव तो कर नहीं पाएंगे, तो सोल्जर के साथ जाने में ही हमारी भलाई है। हमें चलना चाहिए क्योंकि सोल्जर के सहारे ही अभी तक हम जिंदा थे। वहाँ के जितने भी लोग थे सब एक साथ चिल्लाकर बोलते हैं कि हम सोल्जर्स के ऊपर भरोसा करते हैं, हम कैप्टन को फॉलो करेंगे। वांडा ये देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है कि ये बंदा बिना कोई एफर्ट किए सभी लोगों को मैनिपुलेट कर लिया। तभी अपना मेन कैरेक्टर वांडा से कहता है कि ठीक है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कहता है कि मुझे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में लोगों को अपनी बात मनाने की पुरानी आदत है, ऐसा करने से मैं और मेरी बेटी दोनों सुरक्षित रहेंगे। तभी कैप्टन चिल्लाते हुए कहती है कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकले। ये लोग उस जगह से बाहर निकलने के लिए एक बस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर बीच में 2 बस होता है और आगे एक सोल्जर की गाड़ी और पीछे एक सोल्जर की गाड़ी। जो आगे गाड़ी चला रहा होता है वो कहता है इस हैन रिवर को दोबारा क्रॉस करने में कुछ अलग फील हो रहा है। तभी कैप्टन कहते हैं कि पूरे फोकस के साथ गाड़ी चलाओ क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। तभी उनके सामने से हम कई सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। वो सभी को रुकने के लिए कहती है। सिविलियन और टीम सी राइट की तरफ जाएंगी और हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सोल्जर्स के पास जो भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं वो उन सभी को ज़ॉम्बीज को ऊपर फेंक देते हैं। ऐसा करने से ज़ॉम्बीज की स्पीड थोड़ी सी कम होती है और ऐसा करने से सभी लोग कैप्टन की गाड़ी को फॉलो करने लगे। मतलब सिविलियन और टीम सी की तरफ कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं गया। तभी कैप्टन कहती है कि अपनी स्पीड पर ध्यान दो, वो ज़ॉम्बीज हमें पकड़ ना ले। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। ये प्रॉब्लम तो थी ही इनके पास, लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम आ जाती है, सामने वो पुल टूटा हुआ है। तभी कैप्टन कहती है कि अपनी बंदूकें निकालो, हम इन सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करेंगे। ज़ॉम्बीज और इन सोल्जर्स के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है। दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है रोड रोलर आ रहा है।
अब अपना मेन कैरेक्टर सभी जॉम्बिस को कुचलते हुए दिखाया जाता है। अभी जो ये गाड़ी चला रहा है उसे द किंग्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हीकल कहते हैं। इसको बनाया गया था रोड को प्लेन करने के लिए, मतलब कोई भी उबड़ खाबड़ ना हो, इसलिए इस मशीन को बनाया गया था। पर ये बंदा उस गाड़ी से जॉम्बिस को कुचल रहा है। आर्मी वाले उसकी ऐसी हरकत देखकर काफी हैरान होते हैं। अब हमें उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है कि सिर्फ आप ही क्यों। तब उसके फादर कहते हैं क्योंकि ये मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास में ही रहूंगा। और डामी कहती है कि अगर वो सोल्जर पहचान लिए कि कुछ गड़बड़ है आप में तब। पर उसके पापा कहते हैं कि नहीं यार, कोई नहीं पहचान पाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में हम उसके पापा को देखते हैं जहाँ पर वो अपने उस रोलर कोस्टर पर सारे सोल्जर को बैठाकर अपनी साइड लेकर आ रहा था। तभी लोगों ने कुछ ऐसा पहली बार देखा था। तभी वांडा कहती है कि सभी लोग मेरे से पीछे हट जाओ, क्योंकि उसके सामने कई सारे जॉम्बिस उसकी तरफ आ रहे थे। अब ये लोग उस रोलर कोस्टर को आगे कर देते हैं और जितनी भी गाड़ियां थी सब उसके पीछे पीछे आ रही थी। लास्ट में सभी लोग उस पुल को क्रॉस कर लेते हैं और किसी की भी जान नहीं जाती। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में एक और यूनिट थी जो काफी देर तक जिंदा रही बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अगर हमें डेंजॉन तक पहुंचना है, डेंजॉन वो जगह है जहाँ पर पिछली लाइफ में इन्होंने 40 साल गुजारा था और इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ कैप्टन चेक पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। सिर्फ 8 दिनों में ये यहाँ तक आ चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड है, क्योंकि इतनी जल्दी इन्होंने कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंचा था। लेकिन ये इसे पता है कि अब ये आराम नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ा सा भी आराम करूंगा तो डमी के ऊपर काफी खतरा आ सकता है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में जो रूट सेफ साबित हुआ था उसी पर शांति से चलूंगा। लेकिन जो इस मांगा का राइटर है वो हमें बताता है कि असली लड़ाई अब शुरू होगा। नेक्स्ट सीन में हम कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि दैट वाज अमेजिंग मिस्टर एक्सपर्ट, आपने तो कमाल कर दिया। वांडा कहती है कि मुझे काफी टेंशन था कि तुम मेरी टीम में हो, लेकिन तुमने हम सभी की जान बचा ली। सोल्जर्स कहते हैं कि हम लोगों ने उस रोलर को पाया था, लेकिन हमारे पास इतना दम नहीं था कि उसे ड्राइव कर सके। हमें लगता है कि तुम इससे पहले किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे, इसीलिए तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से चलाने आता है। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने ये सब सीखा है। तुम्हें जितनी ज्यादा चीजें आती होंगी तुम्हारे लिए जिंदगी जीना उतना आसान हो जाएगा। चलो अच्छा है कि हम सभी सेफली पहुंच गए। वांडा कहते हैं कि हाँ ये तो है, थैंक यू सो मच। अभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या बोला तुमने? अरे मैंने तो सिर्फ हाँ बोला था, तुम्हें ही कुछ फालतू सुनाई दिया होगा। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन उस हाँ के बाद क्या बोला था? इनकी लड़ाई चली रही होती है तभी कुछ और सोल्जर आ जाते हैं जो वांडा को कहते हैं कि हम आपका इंतजार काफी देर से कर रहे थे, हमें पता था कि आप जरूर यहाँ पर आओगी। वांडा कहती है कि तुम जानते हो मेरे बारे में? तभी सोल्जर कहते हैं कि हाँ हमें बताया गया है आपके बारे में, कोलोनल चा ने बोला था कि कोई आज ही आने वाला है। तभी वांडा कहती है क्या कोलोनल चा? तो कहाँ है अभी वो अभी एक रेयर गेट के पास है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आ गए थे। तो क्या वो उनसे लड़ने अकेले ही गए हैं या फिर अपने सोल्जर्स के साथ? लेकिन इस एज में उनके लिए ये सब करना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन तभी वो सोल्जर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें द कोलोनल को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही गया था उन सभी ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। 35 मिनट और 27 सेकेंड इतना ही टाइम लगा उसे उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करने में। उसके सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि आपने तो न्यू रिकॉर्ड बना दिया। तभी अपना कोलोनल कहता है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कुल्हाड़ी हमेशा बेहतर होता है बंदूकों से। उन्हें अपनी हाथों से उन कुल्हाड़ियों से मारने में जो मजा है वो बंदूकों से शूट करने में बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता था सिर्फ अपना मेन कैरेक्टर ही कूल है, लेकिन ये बंदा। लेकिन उसके सोल्जर्स कहते हैं कि सर प्लीज गन यूज किया कीजिए, हम भी हैं यहाँ पर, क्या हो अगर आपको किसी ज़ॉम्बीज ने काट लिया? तभी वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे वो ज़ॉम्बीज काटेंगे? उनकी इतनी हिम्मत? एक बार तुम सभी मेरे लेवल पर आ जाओ, फिर तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा कि ये सब कितने कमजोर हैं। अब ये बंदा उन मरे हुए ज़ॉम्बीज से कहता है कि तुम लोग हारने के बाद बेकार हो जाते हो, सिर्फ मर जाते हो और हमारा रास्ता रोकते हो। तभी उसके शोल्डर पे बहुत तेज दर्द होता है और कहता है कि अरे यार ये बुढ़ापा, इन बेकार लोगों के बीच क्या कभी कोई लायक इंसान सामने नहीं आ सकता? तभी एक बड़ा सा ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो? ये जो ज़ॉम्बीज था ये रेगुलर से काफी बड़ा था, इसीलिए सभी सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं और उसे तुरंत मारने के लिए कहते हैं और अपने कैप्टन कोलोनल बड़े ही आसानी से उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर बड़े ही स्टाइल में उनके सामने चलते हुए आता है और कैप्टन कोलोनल कुछ अजीब नोटिस करते हैं उसके अंदर। उन्होंने कुछ समय पहले ही बोला था कि जब तुम मेरे लेवल पर आ जाओगे तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, और उन्हें अपने मेन कैरेक्टर के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि एक्चुअल में ये कितना पावरफुल होगा। तभी वो बोलता है कि हेलो आई एम मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर बोलना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसका नाम रोहन रख देते हैं। रोहन कहता है कि मैं यहाँ पर कैप्टन वांडा के साथ आया हूँ, मैंने इस सिचुएशन के बारे में सुना था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर आप लोगों की हेल्प कर दूं। तभी कैप्टन अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेते हैं और रोहन के ऊपर अटैक करते हैं। तभी सारे सोल्जर कहते हैं कि आप ये कर क्या रहे हो, आप ऐसे ही किसी भी सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। पर तभी रोहन का कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और किसी भी सोल्जर को ये देखकर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उनकी कुल्हाड़ी को इतनी आसानी से नहीं पकड़ा था। कैप्टन अपने सोल्जर्स को कहते हैं
कि तुम सभी अंदर जाओ और रेड अलर्ट जारी करो, क्योंकि ये आदमी एक मॉन्स्टर है। मैं तुम्हारी लाल आंखें देख चुका हूँ, अब तुम किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकते। रोहन कहता है कोलोनल चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले आपको कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज के लिए शब्दों से कोई काम नहीं चलेगी। लगता है अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं हूँ कौन। कैप्टन बोलते हैं कि तो तुम यहाँ पर मुझसे लड़ना चाहते हो। मैंने बहुत से पागल लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा इस घटिया चीजों में। चलो ठीक है, देख लेते हैं आज कौन कितना पानी में है। दूसरी साइड रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सिविलियंस को शेल्टर के अंदर जाने के लिए बोला जाता है। वांडा सोचती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उन सोल्जर्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप हमें फॉलो कीजिए। तभी एक दूसरा सोल्जर आता है और कैप्टन वांडा के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि जो मॉन्स्टर तुम लोगों के साथ यहाँ पर आया था उसने कोलोनल के ऊपर अटैक कर दिया है रियर गेट के पास। वांडा कहती है कौन सा मॉन्स्टर, क्या तुम रोहन के बारे में बात कर रहे हो? तभी ये सोल्जर कहता है कि तो ये नाम है उसका, चलो बताओ मुझे वो एक्चुअल में है क्या। दूसरी तरफ हम रोहन को देखते हैं जो कैप्टन कोलोनल से लड़ रहा था। कैप्टन उसकी फाइटिंग स्किल देखकर काफी इंप्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे ने एक पंच में दीवार तोड़ दी, ये पक्का इंसान नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही होती है, पर तभी कैप्टन उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में लड़ रहे हो मुझसे, क्योंकि अभी भी तुमने अपने पंच को होल्ड बैक कर रखा है, तुम काफी इजी बना रहे हो इस चीज को। तभी रोहन कहता है कि हाँ मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। कैप्टन कहते हैं क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो? रोहन कहता है कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ आपसे लड़ाई किया तो आप मारे जाओगे। कैप्टन को भी लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि जब से फाइट स्टार्ट हुई है अभी तक अगर ये चाहता तो मुझे मार दिया होता। मेरे शरीर का हर एक सेल्स इस चीज को साफ महसूस कर सकता है। मेरे और उसके बीच में पावर्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रोहन कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन कैप्टन जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं क्या तुम सीरियस भी हो? तुम जैसे मॉन्स्टर को किसी की प्रोटेक्शन की क्या जरूरत? तभी वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, बल्कि किसी और को चाहिए। वो मेरी बेटी है जिसे प्रोटेक्शन चाहिए। प्लीज मुझे और मेरी बेटी और हमारे साथ जो लोग आए हैं उन्हें यहाँ पर अपने साथ रहने दीजिए। वो ऐसा बोलते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। रोहन कहता है कि अगर आप इस चीज के लिए मान जाते हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। अब हमें शेल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे कि क्या तुम लोगों ने भी वो सुना कि रोहन को सब मॉन्स्टर कह रहे थे। वहीं पर एक आदमी कहता है कि मुझे तो मार्ट में ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, उसकी आंखें जिस तरीके से लाल चमक रही थी। और जरा सोचो उस बारे में, ज़ॉम्बीज़ की भी लाल आंखें होती हैं, क्या वो सच में एक ज़ॉम्बीज़ ही है? अब हमें रोहन को दिखाया जाता है जो कि रस्सियों से बांधा हुआ है। थोड़े समय पहले हम कैप्टन को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है मैंने मान लिया तुम्हारी बात, सभी लोग मेरे साथ अंदर रह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम तुम हो। हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करें? क्या तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी ही जैसी है? तभी रोहन कहता है कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो मुझे बांध कर एक पिंजड़े में रख दीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे वहाँ पर कितने टाइम के लिए रखा जाए, मैं प्रूफ करने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं कोई खतरा नहीं हूँ। तभी जेल के बाहर डामी आती है और उसके फादर उसे देखकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो रेड अलर्ट के बाद सोल्जर हमारे काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और मुझे यहाँ पर आने भी दिया आपसे मिलने के लिए। रोहन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे बताना पड़ा। डामी कहती है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अगर आप ऐसा ना करते तो मैं और वो जो सिविलियंस हैं वो यहाँ पर सुरक्षित कभी नहीं रह पाते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, मुझे अभी भी भरोसा है आपके ऊपर। 10 बजे रोल कॉल है, अगर मैं लेट हुई तो डांट पड़ेगी, आप आराम से सो जाओ पापा। अब डमी को हम यहाँ से जाते हुए देखते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपने पापा को इस हालत में देखकर। वो उनके सामने तो ठीक से बिहेव करती है लेकिन थोड़ी दूर जाकर रोती भी है। तभी कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि कॉलोनल ने तुमको बुलाया है। 20 मिनट पहले उस गिरी हुई स्टेशन के अंदर हमारे सेंसर ने कई सारे लोगों को डिटेक्ट किया है जो कि वहाँ पर जिंदा हैं, मतलब ज़ॉम्बीज़ नहीं बने हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ और ज़ॉम्बीज़ भी होंगे, वो भी डिटेक्ट हुए हैं। इस ऑपरेशन के लिए स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सोल्जर्स हमें स्लो कर सकते हैं और इसीलिए मैं एक एलीट टीम भेज रहा हूँ, वहाँ पर मैं और सिर्फ तुम जाएंगे। यहाँ पर रोहन की तरफ इशारा किया जा रहा है क्योंकि कुछ देर पहले ही तुमने मुझसे बोला था कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ भी करोगे, क्या तुम प्रूफ कर सकते हो? तभी रोहन उन चैन को बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है जिसे उसे बांधा गया था और बड़े ही स्टाइल में कहता है कि हम जा कब रहे हैं। तभी कैप्टन कहते हैं कि भाई तुरंत चल रहे हैं और फिर इन दोनों का एक डेडली लुक दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारे लोग उन ज़ॉम्बी से छुपकर बैठे हुए थे। ये वो जगह है जहाँ का सिग्नल कैप्टन को मिला था। यहीं पर एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि बच्चों वाली हरकतें कर रहा था, पर वहाँ पे कई सारे लोग उसकी ये हरकत देखकर उससे काफी परेशान हो रहे थे। वो लोग उस औरत के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा इतना रोता क्यों है। वो औरत कहती है कि ये सिर्फ एक बच्चा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है अभी इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस बच्चे की वजह से कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं। ऊपर एक खाली जगह होती है जहाँ से एक ज़ॉम्बीज़ उनके ही तरफ देख रहा होता है, पर तभी एक गाड़ी के अंदर हम कैप्टन और रोहन को देखते हैं
जो कि इन सभी ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए इसी तरफ आ रहे थे। और कैप्टन रोहन से कह रहे होते हैं कि मेरी ये ट्रक तुम्हारे रोड रोलर से बहुत बेहतर है। रोहन भी कहता है कि हाँ ये तो है, रोड रोलर के पास पावर तो अच्छी थी लेकिन ट्रक के पास अच्छी मूवमेंट है, और वैसे भी इस ऑपरेशन के लिए हमें स्पीड की जरूरत थी। कैप्टन कहते हैं कि यहाँ पर दो तरह के ज़ॉम्बीज हो सकते हैं, एंट्रेंस ब्लॉक हो चुका है इसीलिए ये ट्रक अंदर तो नहीं जा सकती, और कुछ अननोन चीजें भी उस जगह पर हैं, वो भी अंदर के साइड जहाँ पर सभी लोग छुपे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक सेकंड भी नहीं गवा सकते। किस्मत से स्टेशन के वेट्स काफी छोटे हैं और ठीक कंडीशन में हैं। हम वेंटिलेशन के थ्रू अंदर घुसेंगे और सिविलियंस को जल्दी से रेस्क्यू करेंगे, और ओवरऑल और यही पूरा समरी है इस ऑपरेशन का। हम ये श्योर करेंगे कि सभी लोग वहाँ से जिंदा बाहर निकले। लेकिन रोहन कहता है कि नहीं, ये मिशन फेल हो जाएगा। कैप्टन बोलते हैं क्या बोला तुमने, दोबारा बोलो जरा। ये पहले भी हो चुका है मेरी पास्ट लाइफ में, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी लेकिन आउटकम हमेशा सेम रहता था। तुमने हर बार प्लान बेस्ट बनाया था लेकिन हमने हर बार किसी भी सर्वाइवर को नहीं बचा पाए। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सिविलियंस को उल्टा लटका दिया गया था, और सब लोग सोचते हैं कि वो इस तरीके से क्यों हैं। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर इस तरीके से कर क्या रहे हैं और किसने उन्हें ऐसे पकड़ रखा है। आपस में ही सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, पर तभी हम एक औरत को देखते हैं जो काफी डरावनी दिख रही थी, और तभी वो अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और उस आदमी को जिंदा निकल जाती है। और बचे हुए लोग इन सब चीजों को होते हुए देख रहे थे। सब लोग चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से भागते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ज़ॉम्बीज अंदर आए कहाँ से, लेकिन ये लोग भाग कर जाएंगे भी कहाँ से, क्योंकि एंट्रेंस तो ब्लॉक हो चुका है। और तभी एक औरत उस छोटे बच्चे की आवाज सुनती है। एक लड़का उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर रुक क्यों गई, तुम जहाँ जाने की कोशिश कर रही हो वो रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। वो औरत एक्चुअल में उस लड़के की मम्मी होती है जो उसकी तरफ भाग कर जा रही होती है, लेकिन वो छोटा बच्चा एक बड़ा ज़ॉम्बीज बन चुका था जो कि एक इंसान का मुंडी खा रहा था। और उसकी मम्मी उसको ये सब करते हुए देखती है। ये सब देखने के बाद उनको लगता है कि ये सब सपना है, ये सच हो नहीं सकता। लेकिन अब वो बेबी मॉन्स्टर उन्हें हाथों में पकड़कर खाने जा रहा था। दूसरी तरफ रोहन कैप्टन को कह रहा था कि तुमने हर एक तरीका कोशिश किया लेकिन तुमने एक भी इंसान को नहीं बचा पाया। अगर दूसरी भाषा में बोलें तो इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है इंसानों के सहारे, या बोले तो इंसानों के तरीके से। हमें भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। दूसरे पैनल में रोहन को दिखाया जाता है जो उस बेबी मॉन्स्टर को मारकर खत्म कर देता है और उस लेडी को बचा लेता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आप मेरी वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट करने होंगे, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर तुमको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो।